नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कॉकरोच पार्टी के उग्र आंदोलन का उद्धव ठाकरे ने किया समर्थन। दिल्ली में अभिजीत दीपके से करेंगे मुलाकात। शिंदे और फडणवीस ने कहा उद्धव राष्ट्र विरोधी। मुंबई में 15 दिन का लगा कर्फ्यू। 23 जुलाई से 6 अगस्त तक प्रतिबंध रहेगा लागू। पुलिस मार्च और भीड़ पर रखेगी कड़ी नजर। दिल्ली में सीजेपी के बवाल पर संजय राउत का बड़ा बयान। बोले आंदोलन का श्रेय सिर्फ सीजीआई सूर्यकांत को जाता है। कसा तंज बोले मुर्दों को जिंदा करने के लिए आभार। एनसीपी के विलय पर बड़ा अपडेट। केंद्र में 2 मंत्री पद। शरद पवार को बीजेपी का प्रस्ताव। बीजेपी एनसीपी का मास्टर प्लान तैयार। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह से कांग्रेस ने किया किनारा। एनएसए डोवाल को पुरस्कार देने पर उठाए सवाल। मुंबई करों को मिलेंगे 3 नए बीएमसी अस्पताल। 1120 बेड बनकर तैयार। निजीकरण पर छिड़ा सियासी संग्राम। शिवसेना यूबीटी ने खुला मोर्चा। पुणे में बिल्डर खलील शेख सुसाइड मामले में बड़ा राजनीतिक पारा। फरार धंगेकर दंपति की तलाश में पुलिस की विशेष टीमें रवाना। जयंत पाटिल ने एनडीए में शामिल होने और वित्त मंत्री बनने की अटकलों को किया खारिज। बोले ना उन्होंने कोई मंत्री पद मांगा है और ना ही उन्हें कोई निमंत्रण मिला है। धारावी पुनर्विकास योजना में बड़ी कामयाबी। 91,000 झोपड़ियों का सर्वे पूरा। हर एक झोपड़ी को मिला यूनिक आईडी। 10 लाख पुनर्वास का दावा। अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त। याचिका खारिज। नागपुर में बुलडोजर कार्रवाई का रास्ता हुआ साफ। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे की। संसद भवन के बाहर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी घमासान मचा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को शिवसेना यूबीटी ने अपना समर्थन दिया है। पार्टी के इस कदम के बाद आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आंदोलन के समर्थन में दिल्ली जाने वाले हैं। अंबादास दानवे के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे की दिल्ली यात्रा को लेकर एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, जिसको लेकर अब ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इस मौके पर अपनी सियासत चमकाने का मौका समझ रहे उद्धव ठाकरे एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अगर उद्धव ठाकरे प्रदर्शन यानी सीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं तो इससे विपक्ष की तरफ से आंदोलन को खुला राजनीतिक समर्थन माना जाएगा। इससे पहले शिवसेना यूबीटी ने छात्रों की आवाज और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के समर्थन की बात कही। हालांकि उद्धव ठाकरे के इस कदम को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। विरोधी दलों और आलोचकों का आरोप है कि उद्धव ठाकरे ऐसे आंदोलनों का समर्थन कर रहे हैं जिनसे जुड़े कुछ तत्वों को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा और देश हित के सवाल खड़े होते हैं। यानी कुल मिलाकर देश विरोधी ताकतों के साथ उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ठाकरे का ये रुख देश विरोधी ताकतों को राजनीतिक समर्थन देने जैसा है। वहीं यूबीटी का कहना है कि छात्रों के लोकतांत्रिक विरोध और उनकी मांगों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। पार्टी का तर्क है कि सरकार को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। ऐसे में उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे की घोषणा ने पूरे मामले को और ज्यादा तूल दे दिया है। अब क्या उद्धव ठाकरे खुद आंदोलन में शामिल होंगे या फिर उनकी मौजूदगी से आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक समर्थन मिलेगा या फिर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की नई जंग शुरू होगी। नजरें उद्धव ठाकरे के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली में क्या वो अभिजीत दीपके से मुलाकात करते हैं, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। दिल्ली में सीजेपी के उग्र प्रदर्शन और बवाल के बाद दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब हाई अलर्ट पर है। इस बीच मुंबई से भी बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 23 जुलाई से 6 अगस्त तक यानी 15 दिनों के लिए पूरी तरह से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर भारी भीड़ को रोकने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने, मार्च निकालने, विरोध प्रदर्शन करने
या बिना इजाजत के सार्वजनिक सभाओं पर पूरी तरह से बैन रहेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर संवेदनशील इलाकों में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की अगर किसी ने कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से पुलिस के आदेशों का पालन करते हुए प्रशासन के साथ सहयोग करने की भी अपील की गई है। यानी अगर भीड़ इकट्ठा की गई तो सीधे पुलिस थाने ले जाया जाएगा। पुलिस ने बताया कि आने वाले दिनों में कई कार्यक्रमों और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये बैन लगाया गया है। सीजेपी का मार्च संसद भवन के मेन गेट तक पहुंच गया था, जिसको लेकर अब मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में कॉकरोच के विरोध प्रदर्शन संसद परिसर के बाहर तक पहुंचा था। हालात को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था जरूर कड़ी कर दी गई है। संसद भवन के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा कारणों से संसद परिसर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद है। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया था। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। संसद परिसर की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सीआईएसएफ तैनात है और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। और इसी को लेकर अब मुंबई में भी सुरक्षा अलर्ट मोड पर है, यानी सभी सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है और पुलिस ने पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और खबरों में अब बात संजय राउत की। संजय राउत ने सीजेआई सूर्यकांत पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को संबोधित करते हुए एक विवादित पोस्ट साझा कर दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि सीजेपी आंदोलन का पूरा क्रेडिट सिर्फ सीजेआई सूर्यकांत को जाता है। संजय राउत ने अपने वही चिर परिचित अंदाज में कहा कि देश के मुर्दों को जिंदा करने के लिए शुक्रिया। संजय राउत के इस बयान का सीधा मतलब यह है कि सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी ने सोई हुई जनता और युवाओं को सड़कों पर उतरने और उन्हें भड़काने का काम किया है। संजय राउत का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब देश को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है, और वो भी तब और इससे पहले संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट को ही बीजेपी का गुलाम करार दिया था। यानी उन्होंने बीजेपी का गुलाम सुप्रीम कोर्ट को बताया था। वो कई बार सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर चुके हैं और अब सीजेआई का अपमान करके उन्होंने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली हैं। एकनाथ शिंदे से लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस तक अब संजय राउत पर एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। इधर रोहित पवार ने भी सरकार को चेतावनी दी कि युवाओं पर छोड़ी गई गैस का असर सरकार की आंखों में आंसू के रूप में दिखेगा। यानी पूरा विपक्ष एक तरह से इस आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। अब संजय राउत ने इस लड़ाई में अदालती मोड़ जोड़कर इसे और अपने लिए मुश्किलों बढ़ाने वाला काम किया है। तमाम विपक्षी दल देश विरोधी ताकतों को हवा दे रहे हैं। संजय राउत के ट्वीट ने न सिर्फ सरकार बल्कि देश की न्यायपालिका को लेकर विपक्षी दलों के कड़े रुख को भी यहाँ पर उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड सूर्यकांत जी कहकर संबोधित करना और फिर उन पर तंज कसना यह संकेत देता है कि विपक्षी नेता अब किसी भी मोर्चे पर झुकने को तैयार नहीं है और वो लगातार देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। राउत का ये बयान युवाओं के बीच न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और ऐसे में संजय राउत पर बड़ा और तगड़ा एक्शन होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। एनसीपी, अजित पवार गुट और शरद पवार गुट के विलय को लेकर अब खबरें सामने आ रही हैं। सबसे खास बात यह है कि केंद्र में एनडीए को मजबूत करने के लिए इन दोनों दलों को एक साथ लाने में बीजेपी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और काफी एक्टिव भी नजर आ रही है। वैसे ये विलय आसान नहीं है। इसका कारण यह है कि एनसीपी के दोनों गुट पार्टी के भीतर पदों और वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी और एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार और उनके सबसे बड़े बेटे राज्यसभा सांसद पार्थ पवार इस विलय का विरोध कर रहे हैं। सुनेत्रा पवार के एक करीबी सहयोगी के मुताबिक मां बेटी की जोड़ी नहीं चाहती कि शरद पवार और सुप्रिया सुले पार्टी पर दोबारा कंट्रोल करें। दूसरी तरफ कई सीनियर एनसीपी नेता और ज्यादातर विधायक विलय के पक्ष में हैं। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से शीर्ष नेताओं के बीच विलय पर फैसला लेने के लिए कई सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है। शरद पवार के एनसीपी के सीनियर नेता जयंत पाटिल और प्रतिद्वंदी एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके आधिकारिक आवास यानी वर्षा पर मीटिंग कर चुके हैं। बाद में एनसीपी के नेता जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से उनके घर पर मुलाकात की थी। यानी लगातार सीएम डिप्टी सीएम से मुलाकातें चल रही हैं और पार्थ पवार ने दूसरे नेताओं के साथ हुई बैठक के बारे में जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस से फिर मुलाकात की। यानी लगातार एनसीपी के विलय को लेकर
बैठकों का दौर जारी है। हालांकि फडणवीस ने इससे इनकार नहीं किया और वो इस मुद्दे पर सीधे सुनेत्रा पवार से बात करने की बात कर रहे हैं। अगर दोनों गुटों का विलय हो जाता है तो सुनेत्रा पवार का गुट कुछ शर्तें जरूर रख सकता है, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बनी रहें। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। बीजेपी नेतृत्व अपने मतभेदों को बुलाकर दोनों दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है और इस सत्र में सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण, लोकसभा सीटों के परिसीमन और संवैधानिक संशोधन यानी कई महत्वपूर्ण बिल पेश कराने का इरादा रखती है, जिसको लेकर एनसीपी विलय का मास्टर प्लान तैयार है। इस सत्र में बहुमत होने की वजह से ये विधेयक जरूर अटक सकते हैं, लेकिन सरकार जो जादुई नंबर है वो जुटाने में लगी हुई है और बीजेपी की कोशिश है दोनों गुट एक साथ आ जाए। इसके लिए दोनों गुटों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक एक मंत्री पद की भी पेशकश की गई है। और खबरों के आखिर में बात अजीत डोभाल की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस साल के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लोकमान्य तिलक की 160वीं पुण्यतिथि के मौके पर 1 अगस्त को दोपहर 12 बजे पुणे के मुकुंदनगर कटारिया हाई स्कूल के मैदान में ये एक समारोह आयोजित होगा। इस समारोह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पुरस्कार अजीत डोभाल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और दूसरे खास लोग भी मौजूद रहेंगे। ये सारी जानकारी तिलक मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित तिलक ने दिया। अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट हवाई हमला और डोकलाम विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुफिया विभाग में 33 सालों से ज्यादा की सेवा, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 में उनकी वीरता और कीर्ति चक्र हासिल करने वाले पुलिस अधिकारी होने का गौरवशाली इतिहास अजीत डोभाल के साथ जुड़ा है। देश की सुरक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1 लाख रुपए का पुरस्कार और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के मंच पर पिछले कुछ सालों से चल रहे राजनीतिक समीकरण इस साल भी चर्चा का विषय बन गए हैं। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया गया था और पिछले साल सीनियर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2026 में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को यह अवार्ड दिया जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने तिलक परिवार के ट्रस्ट यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए जाने वाले अवार्ड पर भी नाराजगी जताई थी और ये ट्रस्ट पहले कांग्रेस की विचारधारा और पार्टी से जुड़ा था। इन घटनाक्रम के बाद तिलक मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित तिलक धीरे धीरे कांग्रेस से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ अब कांग्रेस ने इस पूरे समारोह का ही बॉयकॉट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे कार्यक्रम को ही राजनीति यानी भगवा रंग से रंग दिया गया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।